कक्षा 12 में जीव विज्ञान में आपका दूसरा चैप्टर पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो पुष्पीय पौधे हैं, पुष्पीय पौधे किसे कहते हैं? तो ये जो पुष्पीय पौधे हैं ये आवृतबीजी पौधे हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहलाते हैं। पुष्पीय पौधे लैंगिक जनन करते हैं। इन पौधों के जो पुष्प हैं, पुष्पक्रम हैं और इनके जो जनन अंग हैं वो बहुत ज्यादा विविधता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर यानी इनकी जो संरचना है वो अलग अलग होती है। संरचनाएं अलग अलग होने के बाद भी ये जो है अनुकूलन की एक व्यापक जो परिधि होती है उसको भी यहाँ पर ये प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनमें जो अनुकूलन है वो भी पाया जाता है। आपको बताएं कि ये जो पुष्पीय पौधे हैं इनमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहली जो अवस्था है उसको हम कहते हैं बीजाणु भेद अवस्था, और दूसरी जो अवस्था होती है उसको कहते हैं यमकोद भेद अवस्था, जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट, और दूसरी जो है यहाँ पर गैमीटोफाइट कहते हैं। यहां पर जो बीजाणु भेद अवस्था होती है इन पौधों में वो बहुत ज्यादा विकसित होती है, बहुत ज्यादा विकसित होती है, जबकि इम्कोद भेद अवस्था, जो इम्कोद भेद अवस्था है वो बहुत कम विकसित होती है और बहुत कम समय के लिए यहाँ पर रहती है। अब हम इससे आगे हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, पुष्प आवृतबीजी पौधे का आकर्षक अंग। प्राचीन समय से ही अगर हम बात करें तो जो पुष्प हैं, पुष्पों के साथ है मनुष्य का बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध रहा है। पुष्पों का जो प्रयोग है वो सौंदर्य में, यानी कि आभूषणों में, आपके जो धार्मिक कार्य होते हैं वहां पर भी पुष्पों का प्रयोग होता रहा है और हो रहा है इस समय भी। अगर हम भावनात्मक रूप से या अन्य प्रसन्नता आदि में भी जो पुष्प हैं वो पुष्प जो है वो व्यक्त करते हैं यहाँ पर। दूसरी बात यह है, अगर हम यहाँ पर कुछ पुष्पों की बात करें आभूषणों के रूप में, तो कई पुष्प हैं जिनका आभूषणों के रूप में प्रयोग होता है, जैसे चमेली, गुलाब, आपका गुलाब, ट्यूलिप, आपका बेला, गेंदा आदि जो पुष्प हैं ये आभूषण के रूप में जो है समाज में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही सामाजिक कार्यों में और धार्मिक कार्यों में भी जो पुष्प हैं उनका प्रयोग होता है। तो धार्मिक कार्यों में जो पुष्प हैं, गेंदे का प्रयोग, गेंदा के पुष्प का प्रयोग, गुलाब के पुष्प का प्रयोग, कमल के पुष्प का प्रयोग, गुड़हल के पुष्प का प्रयोग, इसके अलावा ट्यूलिप है, डहलिया है आदि प्रकार के पुष्पों का प्रयोग सामाजिक कार्यों में और धार्मिक कार्यों में यहाँ पर किया जाता है। तो पुष्पों का जो संबंध है वो प्राचीन काल से ही मनुष्य के साथ रहा है। तो सामाजिक और इसके साथ आभूषण के रूप में भी इसका जो प्रयोग है वो होता रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आता है पुष्प कृषि, जिसको हम कहते हैं फ्लोरी कल्चर। देखिए, पुष्पों के लिए खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो खेतों में ऐसे पौधों को लगाया जाता है जो पुष्प उत्पन्न करते हैं और वो पुष्प जो है व्यापार के रूप में बेचे जाते हैं।
तो यहाँ पर जो पुष्प कृषि है वो व्यापार के लिए यहाँ पर की जाती है यहाँ पर ये। तो इसको हम यहाँ पर फ्लोरिकल्चर कहते हैं यहाँ पर ये। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं इसमें। हाँ, पुष्प के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अगर हम पुष्प के भागों की बात करें तो इसमें दो प्रकार यानी कि दो भाग होते हैं। एक होते हैं इसमें सहायक अंग और दूसरे होते हैं यहां पर जनन अंग। तो यहां पर दो प्रकार के जो भाग होते हैं पुष्प के अंदर, एक सहायक अंग होते हैं, दूसरे जनन अंग यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार यहाँ पर होते हैं। जैसे अगर हम एक प्रारूपिक पुष्प का काट देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए सबसे जिसपे ये पुष्प, सबसे पुष्प के नीचे का जो भाग है सबसे नीचे, उसको कहते हैं पुष्पवृंत, पेडिसी। इससे ऊपर का जो भाग है इसको कहते हैं पुष्पासन, थैलेमस कहते हैं। सबसे बाहरी जो भाग है इसके लिए कहते हैं सेपल। और ये जो भाग है यानी हरे रंग की जो पंखुड़ियां हैं इनको सेपल कहते हैं, और इससे ऊपर जो कलर्ड पंखुड़ियां होती हैं पुष्प में उनको यहां पर पेटल कहते हैं। तो सेपल और पेटल्स ये दोनों जो भाग हैं वो कहलाते हैं सहायक अंग कहलाते हैं। अब दूसरा अगर हम यहां पर देखें भाग, तो एक तो ये पराग कोश जिसको हम एंथर कहते हैं, दूसरा भाग इसका जिससे ये लगा हुआ है उसको हम कहते हैं फिलामेंट कहते हैं, जिसको हम डंठल तंतु या पुतंतु कहते हैं। यहाँ पर ये दोनों मिलकर यहाँ पर पुंकेसर बनाते हैं जिसको हम स्टेमेन कहते हैं। यहाँ पर ये स्टेमेन यहाँ पर कहते हैं, स्टेमेन यहाँ पर कहते हैं। तो ये जो पुंकेसर है ये यहाँ पर पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। तो नर जनन अंग में पुंकेसर, पुंकेसर का जो घेरा है वो पुमंग बनाता है जिसको हम एंड्रोसियम कहते हैं। पुंकेसर का जो घेरा है उसमें वो पुमंग बनाता है, और पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक पुतंतु जिसको हम डंठल तंतु भी कहते हैं यानी कि फिलामेंट कहते हैं, दूसरा जो भाग होता है उसको हम परागकोश एंथर कहते हैं। अगर हम इस पुंकेसर को देखें तो ये पुंकेसर नीचे की ओर या तो थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है या फिर ये जो दल है इस दल के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ अटैच होता है। इसका जो स्वतंत्र सिरा है वो, ये जो स्वतंत्र सिरा है तंतु का, वो यहाँ पर परागकोश को बनाता है। दूसरा जो अंग है पुष्प में वो है गायनोसियम जायांग जिसको स्त्रीकेशर कहते हैं। जैसे सबसे निचला जो भाग है इसको हम अंडाशय ओवेरी कहते हैं, ये वाला जो भाग है इसको वर्तिका अर्थात स्टाइल कहते हैं, और तीसरा इसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ये तीनों भाग मिलकर जायांग बनाते हैं जिसको हम गायनोसियम कहते हैं। अब गायनोसियम
और नर जनन अंग, ये दोनों जनन अंग के अंतर्गत आते हैं, जनन अंग के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर जो नर जनन अंग है वो पुंकेसर है और मादा जनन अंग है वो यहां पर वो गायनोसियम यहां पर कहलाता है, गायनोसियम कहलाता है। तो ये पुष्प के भाग, पुष्प के नर जनन अंग। तो पुष्प में जो नर जनन अंग है वो पुमंग एंड्रोसियम होता है और जो एंड्रोसियम है वो एक पुंकेसरों का घेरा होता है, उससे बनता है, उस घेरे को पुष्प में पुमंग कहते हैं। तो पुंकेसर यहां पर नर जनन अंग कहलाते हैं। अगर हम यहां पर पुंकेसर की बात करें तो जो पुंकेसर है उसके दो भाग होते हैं एनसीईआरटी के अनुसार, जिसमें एक भाग परागकोश होता है, एंथर, और दूसरा फिलामेंट। अब ये जो पुंकेसर का एंथर है, अधिकांश जो पुष्पों के पुंकेसर होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो अलग अलग पुष्पों में अलग अलग संरचना के और अलग अलग प्रकार के और संख्या भी इनकी अलग अलग होती है। अगर हम यहां पर इस एंथर की बात करें, परागकोश की यहां पर बात करें, तो ये जो परागकोश है ये डाइल्यूट यानी कि द्विपालित होता है, द्विपालित होता है और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं, दो कोष्ठक होते हैं। यानी कि यहां पर एक पाली की अगर बात करें तो एक पाली में दो कोष्ठक होते हैं, दो कोष्ठक यहां पर होते हैं। तो एंथर जो है वो डाइल्यूट, लेकिन कुछ पुंकेसर ऐसे भी होते हैं उसमें ये जो परागकोश है वो एक पालित भी होता है, जैसे गुड़हल है उसमें ये एक पालित होता है, तब उसमें केवल दो कोष्ठक होंगे। इस द्विपालित पुंकेसर के अंदर कोष्ठकों की संख्या जो है वो 4 होती है यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि पुंकेसर में जो परागकोश होते हैं वो 4 आउटर ग्रोथ यानी कि एक दूसरे से अपमुख वृद्धि होती है इसमें, और चारों कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानियां जो है विकसित होती हैं, और उन लघु बीजाणुधानियां पॉलिन सैक बनाती हैं। यहां पर ये देखिए इसकी संरचना के लिए देखिए, तो ये जो संरचना है इसको कहते हैं पॉलिन सैक। बाहर से अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो संरचना है इसको हम एंथर कहते हैं, पूरी लंबाई में ये एंथर होता है, एक दरार से ये दरार के रूप में जो है अलग अलग रहता है। अब पॉलिन सैक के अंदर, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इसमें जो पराग कण हैं वो यहाँ पर होते हैं
यानी बहुत सारे जो परागकण हैं सैकड़ों हजारों की तादाद में इसके अंदर होते हैं यहाँ पर ही। तो अगर हम इसको देखें एक अनप्रस्थ काट के लिए देखें तो इसमें ये 4 सूक्ष्म बीजाणुधानियां होती हैं यहाँ पर ही, जो कि सूक्ष्म बीजाणुधानियां ही आगे विकसित होकर पोलन सैक बनाती हैं जब ये परागकण इसके अंदर परिपक्व हो जाते हैं यहाँ पर ये। पुंकेसर के परागकोश की एक अनुप्रस्थ काट का अगर हम चित्र देखें तो ये 4 परागकोश 1 2 3 और 4, तो ये 4 दिशीय संरचना के अंदर देखें तो ये 4 लघु बीजाणुधानियां लगभग गोलाकार आकार में होती है। अब अगर हम इस लघु बीजाणुधानी पर चारों ओर परतों की बात करें तो इस पर निम्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं। तो हम इसका एक छोटा सा हिस्सा अगर हम देखें एक लघु बीजाणुधानी का तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पर, जिसमें सबसे ऊपर की जो परत है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, सुरक्षा का काम करती है। इसके अंदर दूसरी जो परत है चौड़ी कोशिकाएं होती हैं थोड़ी सी, इसको हम एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम स्टोमियम पर जाकर थोड़ी सी इसकी जो कोशिकाएं हैं वो थोड़ी छोटी हो जाती है। एंडोथीसियम के अंदर ये फाइबर होते हैं तो इसको एक प्रकार से मजबूती प्रदान करते हैं। दूसरा, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो है परतें पाई जाती हैं इसके अंदर, 3 से 5 परतें हो सकती हैं इसके अंदर, इनको मिडिल लेयर कहते हैं। इसके अंदर एक जो परत होती है ये वाली, इसको टैपिटम कहते हैं। ये इसकी इन कोशिकाओं टैपिटम कोशिकाओं के अंदर एक से अधिक केंद्रक होते हैं। इसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं ये बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं जिनको हम स्पोरोजीनस जर्म सेल्स कहते हैं। इसमें जो टैपिटम की लेयर है, ये जो चारों तरफ ये जो बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं इनके चारों तरफ जो परत पाई जाती है जिसको हम टैपिटम लेयर कहते हैं, ये परत इन जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं इनको पोषण प्रदान करने का काम करती हैं, इनको पोषण प्रदान करती हैं। जब ये परागकोश परिपक्व हो जाता है तो ये टैपिटम लेयर, मिडिल लेयर की जो परतें हैं ये एक प्रकार से नष्ट हो जाती हैं और यहाँ पर जो ये सेल्स हैं इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, और जिसमें प्रत्येक स्पोरोजीनस सेल से, क्योंकि स्पोरोजीनस मदर सेल से, इससे यहाँ पर परागकण बनते हैं, परागकण बनते हैं यहाँ पर। तो ये बीजाणु धानी की संरचना यहाँ पर हो गई। लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये जो क्रिया है लघु बीजाणु धानी में होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम में होती है। तो यहां पर क्या होता है, इसमें ये क्रिया होती है, यहां पर क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर सेल्स, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, 2n होते हैं और इनमें मियोसिस की क्रिया होती है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसमें परागकण बनते हैं जो कि आपस में चिपके हुए टेट्राइड रूप में होते हैं। तो यहां पर जो है परागकण बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे यहां पर, लेकिन ये जो परागकण हैं वो टेट्राइड के रूप में यहां पर होते हैं यहां पर। इसी को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परागकण
तो इसमें क्या होता है, जो टेट्राइड के रूप में होते हैं पहले तो परागकण इस तरीके से 4 परागकण यहां पर होते हैं इस तरीके से। यहां से ये जो परागकण है जब परिपक्व अवस्था में जाते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं। ये जो परागकण है जब ये पॉलन सैक में बनते हैं तो परागकण की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की होती है। सबसे जो बाहरी परत है इसको एक्साइन कहते हैं और इसकी जो भीतरी परत है इसको इंटाइन कहते हैं। एक्साइन स्पोरोलिनिन की बनी होती है जबकि इंटाइन जो है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। जब ये परागकण परागण की क्रिया में परागकोश से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तब इसके अंदर एक तो वेजिटेटिव सेल्स होती है, यानी कि इसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और दूसरा जो न्यूक्लियस है इसके अंदर इसको जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, जनन केंद्रक कहते हैं, वो इसके अंदर होता है। तो इसके अंदर एक कायक कोशिका जिसको हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल कहेंगे, सेल्स कहेंगे, दूसरी यहां पर जर्म सेल होती है। इन परागकणों में ये छिद्र पाए जाते हैं जिनको जर्म पोर कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, जहां से परागनलिका जब ये वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं परागकण तो ये वहां से बाहर आती है। यहां पर ये 60% आवृतबीजी पौधों में जो परागकण हैं वो इसी अवस्था में मुक्त होते हैं। अब 30% जो आवृतबीजी पौधे हैं उनमें ये जो परागकण है इन परागकणों में जो जनन कोशिका है, ये जो जर्म सेल्स है, ये 2 नर युग्मक बना देती है। इस तरीके से ये 2 मेल गैमीट यहां पर ये बन जाते हैं। तो ये 2 हो गए यहां पर मेल गैमीट, नर युग्मक बन जाते हैं। इस अवस्था में ये परागकोश से मुक्त होते हैं। अब बात आती है कि जो परागकण है ये कुछ बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं, जैसे एलर्जी या श्वसन संबंधी जो रोग हैं वो परागकणों के कारण उत्पन्न होते हैं। आजकल जो परागकण है इनके कैप्सूल और टैबलेट्स भी खाए जाते हैं शरीर में जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या शक्तिवर्धक के रूप में इनका प्रयोग विदेशों में किया जाता है। यहाँ पर दूसरी बात यह है कि जो परागकण है यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे गेहूं है तो गेहूं का जो परागकण है वो लगभग 30 मिनट में अपनी जो अंकुरण क्षमता है उसको खो देता है, जबकि रोजेशी कुल जैसे गुलाब हैं, अन्य पौधे हैं, उनमें लंबे समय तक जो अंकुरण की क्षमता है वो बनी रहती है। यहाँ पर ये बनी रहती है। तो परागकण जो किसी माध्यम के द्वारा या सीधे जो है वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो परागकण जो है यहाँ पर एक चीज और है, हैप्लॉइड होते हैं, आवृत होते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया गया है यहाँ पर।